हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छी तरह पढ़ा दिया है और उम्मीद करता हूँ वो समझ में आ गया है। लेकिन आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन चलेगा, यानी इंग्लिश सेंटेंस को कैसे हम हिंदी में कन्वर्ट करें। बहुत ही सिंपल है। आपको पता होगा, अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया तो पहचान इसकी इसमें शैल या विल का प्रयोग मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहचान क्या है? शैल या विल मिलेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसका रूल क्या है? रूल बस यही, लास्ट में गा गी गे आ जाएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन को हिंदी में बदलने के लिए आपको पहचानने की ज़रूरत है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब आप हिंदी बनाइए तो क्रिया में वर्ब में गा गी गे आदि मात्रा लगे हुए अक्षर उचित रूप से जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, आई शैल गो टू मार्केट फॉर द परचेज ऑफ सम वेजिटेबल्स। आई शैल गो टू मार्केट फॉर द परचेज ऑफ सम वेजिटेबल्स। तो पहले हमेशा सब्जेक्ट लिखते हैं, विल शैल से पहले सब्जेक्ट लिखा रहेगा, यानी मैं। अब एक चीज मान के चलिए कि हिंदी जब निकालते हैं तो प्रायः ये नियम है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये बीच में जो आप डॉट देख रहे हैं, ये अंत में जाके जो भी चीजें लिखी होंगी उसकी हिंदी निकालेंगे। तो मैं, अब यहां पीछे पहुंच जाइए, मैं कुछ सब्जियों की खरीदारी के लिए, पीछे से हिंदी निकालिए, सबसे अच्छा काम यही है। मैं, समझ लीजिए ये आपको मिल गया 1 नंबर और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो पीछे से हिंदी निकालिए, मैं कुछ सब्जियों की खरीदारी, परचेज मतलब होता है खरीदारी, के लिए बाजार जाऊंगा। लास्ट में गा आ जाना चाहिए। मैं कुछ सब्जियों अब ये लिख देंगे की खरीदारी के लिए, की खरीदारी, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं कुछ सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा, ये भी सही रहेगा। तो मैं कुछ सब्जियों की खरीदारी के लिए बाजार जाऊंगा। इस तरह ये बनेगा। आई शैल गो टू मार्केट फॉर द परचेज ऑफ सम वेजिटेबल्स। मैं कुछ सब्जियों की खरीदारी के लिए, यहां पर सॉरी के लिए लिख दिया जाएगा, खरीदारी के लिए बाजार जाऊंगा। तो इस तरह से आपका हिंदी बन जाएगा। लास्ट में गा गी गे आदि मात्रा लगे हुए अक्षर उचित रूप से जुड़े होने चाहिए। वी शैल कम टुगेदर एंड डिफीट हिम। यहां पे एक कंजक्शन लगा हुआ है, संयोजक लगा हुआ है। तो एंड जब लगता है तो इधर से जो सब्जेक्ट और सहायक क्रिया लिखी होती है, अगर वही सब्जेक्ट और सहायक क्रिया यहाँ लिखना हो तो उसको हम इंग्लिश में नहीं लिखते हैं। ये आगे संयोजक में, कंजक्शन में, कंपाउंड सेंटेंस में आप पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको टेंस जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो वी शैल कम टुगेदर एंड डिफीट हिम, तो पहले ये वाला हिंदी इधर का निकाल लेंगे। तो मानिए लिखा है वी शैल कम टुगेदर एंड वी शैल डिफीट हिम, तो पहले इसका हिंदी निकालिए, हम साथ साथ आएंगे। टुगेदर मतलब साथ साथ या एक साथ, हम एक साथ आएंगे। पीछे से हिंदी निकालिए, हम एक साथ आएंगे। और अब ये मान लीजिए लिखा है वी शैल डिफीट हिम, यानी और उसे डिफीट मतलब हरा देंगे, वहां भी गागी गया आएगा, और उसे हरा देंगे। जब एंड का प्रयोग होता है तो जो चीजें आगे लिखी होती हैं उन्हीं को अगर पीछे लिखना हो तो उसको नहीं लिखा जाता है।
जैसे हम साथ साथ आएंगे, वी शैल कम टुगेदर, वी शैल कम टुगेदर एक सेंटेंस ये हो गया, वी शैल डिफीट हिम एक सेंटेंस ये हो गया। तो जब आगे वी शैल लिखा है तो एंड लगाएंगे, तो वी शैल पीछे नहीं लिखेंगे। ये कंपाउंड सेंटेंस में आपको मैं पढ़ाऊंगा, बस आपको टेंस सही से जान लेना है। अगर टेंस आपको नहीं आया तो फिर आप आगे की चीज़ें नहीं जान पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। ही विल नॉट लाइक योर जोक व्हेन ही इज इन बैड मूड। यहाँ भी एक कंजक्शन है, व्हेन मतलब कब होता है, लेकिन व्हेन अगर बीच में जुड़ा है दो वाक्यों के तो इसका मतलब होगा जब, क्योंकि ये कंजक्शन है। कंजक्शन के बारे में विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आपको टेंस बहुत अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। उसके बाद तब जो भी कंजक्शन पढ़ाया जाएगा, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, पहले ये सेंटेंस आप बना लीजिए, व्हेन ही विल नॉट लाइक योर जोक, यानी ही मीन्स हुआ। अब पीछे पहुँच जाइए, 1 2 3, तो वह तुम्हारी मजाक, लाइक मतलब पसंद नहीं करेगा। वह तुम्हारा मजाक, उचित रूप से लिखते चले जाएंगे, पसंद नहीं करेगा। अब यहाँ पे व्हेन का हम लिख देंगे जब, और आगे सेंटेंस के बारे में चिंता करेंगे, उसको बनाएंगे। कहने का मतलब वह तुम्हारा मजाक पसंद नहीं करेगा जब। अब ये बनाएंगे ही इज, वह हो इन बैड बुरे मूड, यानी मूड में। मूड का मतलब होता है मनोदशा। जब वह बुरे मनोदशा में हो, बुरे विचार में हो, मतलब उसका मूड खराब हो। कहने का मतलब जब वह खराब या बुरा मनोदशा, मूड मीन्स होता है मनोदशा में हो। वह तुम्हारा मजाक पसंद नहीं करेगा जब वह खराब मनोदशा में हो। इस तरह भी लिख सकते हैं, वह तुम्हारा मजाक तब पसंद नहीं करेगा जब वह खराब मनोदशा में हो। व्हेन के साथ तब भी लग जाता है, लेकिन आगे यहाँ तब अपने आप आ जाएगा तो सेंटेंस थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा। इस तरह गाइस आप हिंदी निकाल सकते हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि बड़े बड़े पैसेजेस की, बड़े बड़े कहानियों की, न्यूज़पेपर की या किसी किताब की हिंदी आप निकालेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि टेंस में तपना पड़ता है। टेंस आपको 101% आ जाना चाहिए। अगर टेंस नहीं आता है तो आप हमेशा प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होगी। टेंस आपको दोनों तरह से जाना है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। अब तो टेंस कुछ टेंसेज इतने आसान हैं जो एक एक दिन में ही खत्म हो जाएंगे, एक एक वीडियोज़ में ही खत्म हो जाएंगे। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड दिस डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। यू यानी तुम, यहाँ सब्जेक्ट है, पीछे पहुँच जाएंगे तुम। अब यहाँ पे दिस, यह डिफ़िकल्ट कठिन, लैंग्वेज मतलब भाषा। तुम यह कठिन भाषा समझोगे, और यहाँ पे वोंट लिखा है नहीं, यानी नहीं समझोगे। तो पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे तुम, और फिर पीछे पहुंच जाएंगे यह कठिन भाषा, यह कठिन भाषा। अब उसके बाद हम नहीं क्रिया से पहले लिख देंगे नहीं समझोगे। ये बन गया, तुम यह कठिन भाषा नहीं समझोगे। यू वोंट अंडरस्टैंड दिस डिफिकल्ट लैंग्वेज, तुम यह कठिन भाषा नहीं समझोगे। फिर अगर आपको विल शैल आगे मिला तो आप जानते ही हैं वो एस नो टाइप है। विल शैल अगर आगे मिलता है तो आपको क्या शब्द आगे कर देना है, बाकी वही प्रोसेस है। उसी तरह पीछे से हिंदी निकालते चले जाइए, क्या को आगे कर दीजिए, सब्जेक्ट को जस्ट पीछे कर दीजिए। तो बिल द कैप्टन्स ऑफ द टीम्स पोस्टपोन टुडेज मैच फॉर टुमारो। तो विल यहाँ पर लिखा है आगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्या। अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो विल द कैप्टन्स ऑफ द टीम्स, यानी द टीम्स लिखा है यहाँ पे और द कैप्टन्स लिखा है, और फिर यहाँ पे वर्ब लिखी है वर्ब। वर्ब से पहले सब्जेक्ट मिलता है, क्या द कैप्टन्स यानी कप्तान, ऑफ द टीम्स यानी टीमों के। क्या पहले सब्जेक्ट ये लिख देंगे, क्या टीमों के कप्तान। जब ये आता है तो उल्टा हो जाता है, ये चीज़ें इधर हो जाती हैं, ये चीज़ें उधर हो जाती हैं, ये आपको पहले से ही पता है। तो क्या टीमों या टीम, क्या टीम के कप्तान। टीमों ना लिखो तो भी सही है, क्योंकि इधर पोस्टपोन मतलब स्थगित कर देंगे,
यानी एक ही मात्रा आ जाएगी तो वो दोनों अपने आप बहुवचन मान लिया जाएगा, प्लूरल नंबर मान लिया जाएगा। क्या टीम के कप्तान, अब यहाँ सब्जेक्ट लिख दिए, पीछे पहुँच जाइए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, कभी कभी सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है। क्या टीम के कप्तान, अगर पीछे से हिंदी निकालें, कल के लिए आज का मैच स्थगित कर देंगे तो भी सही है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिख दो तो और अच्छा बन जाता है। क्या टीम के कप्तान आज के मैच को कल के लिए स्थगित कर देंगे, इस तरह बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या टीम के कप्तान आज के मैच को, आज के मैच को, अब ये फॉर टुमारो यानी कल के लिए, कल के लिए या कल तक भी हम लिख सकते हैं, सेंटेंस अच्छा लगे। क्या टीम के कप्तान आज के मैच को कल के लिए, अब पोस्टपोन मतलब होता है स्थगित करना, तो इसको आप लिख देंगे स्थगित कर देंगे, इस तरह बनेगा। देखो मैं हर वीडियो के अंत में एक होमवर्क देता हूँ, मैं इसका भी होमवर्क दूंगा और इसको आप बनाने की कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में उसको मुझे बताइए या डायरेक्ट मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मैंने कई वीडियोज़ में अपना नंबर दे दिया है। तो बड़े बड़े सेंटेंसेज भी आने चाहिए हिंदी बनाना। फिलहाल ये कोई बड़ा नहीं है, बड़ा तो तब मिलेगा जब आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको नोवेल पढ़ना पड़ेगा, आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो यही वो तरीका है जिससे हिंदी आप निकाल लेंगे। फिर आगे देखिए, व्हाई विल यू नॉट गो टू फेच सम कोल्ड वाटर फॉर द थर्स्टी मैन। व्हाई जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमेशा बीच में वर्ब से पहले जाएगा और इसमें बस आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट ढूंढ लेना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है यू। व्हाई विल यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं जाओगे, टू फेच, जिस क्रिया में टू लगा रहता है वो समझ लीजिए इन्फिनिटिव है, उसमें ना नी ने जुड़ जाता है और आवश्यक रूप से के लिए भी लग जाता है। व्हाई विल यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं जाओगे, टू फेच यानी लाने के लिए, सम कोल्ड वाटर कुछ ठंडा पानी, फॉर द थर्स्टी मैन यानी प्यासे आदमी के लिए। थर्स्टी मतलब प्यासा होता है और मैन मतलब आदमी होता है। अब हिंदी निकालना, हिंदी से इंग्लिश बनाना तो बड़ा आसान लग रहा है, नियम बहुत ही ईजी लग रहा है, रूल्स, लेकिन वर्ड मीनिंग भी याद होनी चाहिए। वर्ड मीनिंग इज द मेन पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा का सबसे मेन पार्ट जो होता है वो वर्ड मीनिंग ही होता है। 50% तो उसी का जो है रोल होता है उसमें, तो मीनिंग आपको आनी चाहिए। तो इसमें पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए तुम, और ये ध्यान रहे कि क्वेश्चन वर्ड बीच में क्रिया से पहले थोड़ा सा पहले जाएगा, तुम। अब यहाँ पीछे पहुँच जाइए, थर्स्टी मैन यानी प्यासे आदमी के लिए कुछ ठंडा पानी लाने के लिए क्यों नहीं जाओगे। तो इसको थोड़ा अच्छा भी हम बना सकते हैं, तुम प्यासे आदमी के लिए ठंडा पानी लाने के लिए क्यों नहीं जाओगे, इस तरह बन जाएगा तुम। फिर वहाँ पे प्यासे आदमी के लिए, थर्स्टी का मतलब प्यासे, पीछे से हिंदी निकालते हैं, प्यासे आदमी के लिए। अब कुछ ठंडा पानी, यहाँ पे सम कोल्ड वाटर, ये देख लीजिए, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4, यानी लौटते हुए, पीछे से लौटते हुए हिंदी निकालेंगे। तुम प्यासे आदमी के लिए कुछ ठंडा पानी, कुछ ठंडा पानी। अब यहाँ पे टू फेच लिखा है तो लाने, ना नी ने जुड़ जाएगा, लाने और उचित रूप से के लिए जुड़ जाएगा, पानी लाने के लिए। फिर अब हम इधर आते हैं, लाने के लिए क्यों नहीं जाओगे, तो क्यों अब क्रिया से पहले लग जाएगा, क्यों नहीं जाओगे। तो ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो क्रिया से पहले आपको नहीं लगाना है। व्हाई विल यू नॉट गो टू फेच सम कोल्ड वाटर फॉर द थर्स्टी मैन, तुम प्यासे आदमी के लिए कुछ ठंडा पानी लाने के लिए क्यों नहीं जाओगे। इस प्रकार हम थोड़ा बड़े सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। आगे देखिए, हु विल बिहेव सच ए वे विथ एन ओल्ड मैन, तो हु का मतलब कौन होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें पीछे से हिंदी निकालेंगे। विथ एन ओल्ड मैन यानी एक बूढ़े व्यक्ति के साथ,
विथ एन ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़े व्यक्ति के साथ। सच ए वे यानी इस तरह से, व्यवहार, तब हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे कौन करेगा। तो एक बूढ़े व्यक्ति के साथ अब सच ए वे मतलब इस तरह व्यवहार कौन करेगा। तो इस प्रकार हम इंग्लिश से हिंदी निकालेंगे। हु विल बिहेव सच ए वे विथ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति के साथ इस तरह व्यवहार कौन करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया है। कुछ सेंटेंसेज मैं और बताता हूं, लेकिन अगर आप वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ध्यान रखिए 3 इंडिफिनिट खत्म हो गया तो ये ना हो कि आगे पढ़ाया जाए तो तब तक आप 3 जो टेंस है वो भूल जाएं। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सब कुछ अपने दिमाग में बैठा के रखिए, पहचान याद रखिए, नियम याद रखिए। जो पहचान मिलती है उसके नियम के अनुसार उस टेंस को आप बना दीजिए। टेंस ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टेंस के बाद इसी का हिंदी ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस में बनता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए टेंस और टेंस का ही पैसिव वॉइस हिंदी ट्रांसलेशन बनता है। वो ये 2 चीज़ें आपको आ गई तो आगे कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए 2-4 सेंटेंसेस को और देखते हैं। Where will you throw the garbage? Where will you throw the garbage? यानी where मतलब कहाँ, लेकिन सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देते हैं तुम। अब पीछे पहुंच जाएंगे, एकदम पीछे से, द गार्बेज यानी कूड़ा, लेकिन क्रिया से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तुम कूड़ा, या वैसे ही हिंदी निकाल लो, वेयर विल यू, तुम कहाँ थ्रो फेंकोगे, द गार्बेज यानी कूड़ा। तुम कूड़ा कहाँ फेंकोगे, उसको सीधा कर लो, या तुम कूड़ा कहाँ फेंकोगे। जब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छी तरह से आता है तो इंग्लिश टू हिंदी जो होता है वो बहुत इजी लगने लगता है, बहुत आसान लगने लगता है और उसको आसानी से आप बना सकते हैं। Whose notebook will you take now? तो यहां पे whose notebook जो लिखा है ये पूरा क्वेश्चन वर्ड है। whose notebook यानी किसका कॉपी, नोटबुक। will you तुम टेक लोगे नाउ मतलब अब, तुम अब किसका नोटबुक लोगे या तुम अब किसकी कॉपी लोगे। पहले हमेशा सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा तुम, और फिर पीछे पहुंच जाएंगे अब। अब क्रिया लिखने से पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, किसकी कॉपी। किसकी कॉपी, टेक मतलब लेना होता है तो उचित रूप से यहां गागी के जुड़ जाएगा यानी लोगे। तुम अब किसकी कॉपी लोगे, इस प्रकार बन जाएगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन वर्ड जो मैंने विशेष रूप से आपको बताया था, कभी कभी ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आते हैं। तो जैसे देखिए, हाउ मैनी men will go to watch this new movie? हाउ मैनी मैन यानी कितने लोग, कितने व्यक्ति, विल गो यानी जाएंगे, टू वॉच यानी देखने के लिए,
जिस क्रिया में टू लगा है उसमें इन्फिनिटिव, वो समझ लीजिए वो इन्फिनिटिव है, टू लग जाएगा। तो हाउ मैनी मैन, कितने व्यक्ति विल गो, जाएंगे टू वॉच, देखने के लिए, दिस न्यू मूवी, यानी इस नई फिल्म को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन वर्ड आया है ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। जब ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तो फिर हम पीछे से हिंदी निकालते हैं, यानी लाइन से दिस न्यू मूवी 1, टू वॉच 2, 3, और ये क्रिया से पहले लिखा जाएगा। यानी इस नई फिल्म को देखने के लिए अपनी तरफ से लगा देंगे, थोड़ा अच्छा लगे सेंटेंस, के लिए कितने व्यक्ति जाएंगे, तो पीछे से हिंदी निकालिए, इस नई फिल्म, यानी मूवी मतलब होता है फिल्म, इस नई फिल्म को देखने के लिए, यहां से हिंदी निकालिए, को देखने के लिए, इस नई फिल्म को देखने के लिए। अब आपको क्रिया लिखना है तो क्वेश्चन वर्ड क्रिया से ठीक पहले ही लिखा जाता है। इस नई फिल्म को देखने के लिए हाउ मैनी मैन, यानी कितने व्यक्ति, या कितने लोग भी लिख सकते हो, कितने व्यक्ति अब जाएंगे लिखा जाएगा। इस तरह से हम हिंदी निकालेंगे। अगर वाक्य में ऑलवेज लिखा है, आई शैल ऑलवेज ट्रैवल बाई ट्रेन, तो जो ऑलवेज होता है इसका मतलब सदैव, सदा या हमेशा होता है, वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। आई शैल ऑलवेज, मैं हमेशा। अब पीछे पहुंच जाएंगे, ट्रेन द्वारा या ट्रेन से यात्रा करूंगा, इस तरह हिंदी निकालेंगे। मैं हमेशा या सदैव आपको सब्जेक्ट के ठीक बाद लिखना है। मैं हमेशा, आप ट्रेन द्वारा लिख सकते हैं आप, या ट्रेन से भी लिख सकते हैं, ट्रेन से यात्रा, फिर करूंगा यानी क्रिया लास्ट में आएगी। मैं हमेशा ट्रेन से यात्रा करूंगा। इसी प्रकार एक नेबर था, नेबर भी, नेबर में एक्चुअली दो शब्द हैं, कभी नहीं, तो कभी शब्द सब्जेक्ट के बाद होता है और नहीं शब्द लास्ट में यानी क्रिया से ठीक पहले होता है। जैसे ही विल नेवर गिव यू ए जॉब। तो यहां पे लिखा है ही विल नेवर, वह कभी। तो देखिए सब्जेक्ट जब आप लिखेंगे वह, तो कभी शब्द यहीं सब्जेक्ट के ठीक बाद आ जाएगा और नहीं पीछे चला जाएगा, वह कभी। अब उसके बाद पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद पहले ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वह कभी तुम्हें नौकरी या एक नौकरी नहीं देगा, नेवर मतलब नहीं लगा देंगे वहां पे। वह कभी तुम्हें एक नौकरी या सिर्फ नौकरी लिख दो तो भी सही है, नौकरी नहीं देगा। तो इस प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट को, इंग्लिश सेंटेंसेस को हिंदी में इस प्रकार हम निकालेंगे। मैंने 3 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट आपको पढ़ाया लगभग 17-18 वीडियोस में। लेकिन अब सब सारे जो टेंस है बहुत इजी हैं, एक एक दिन में टेंस खत्म होता जाएगा। लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा शुरुआत से मेरी सारी वीडियोस देखिए और हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी दोनों बनाना सीखिए। टेंस की समाप्ति के बाद अगर ये चीज़ें नहीं आई तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करिए और वीडियोज़ को देखिए तो हमेशा अंत तक देखिए। शेष धन्यवाद।